ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਡਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। श्रिया जी बात सुनती है? हाँ जी हाँ जी। तो चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप पहले आप बताएं, ये देश में जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, इंडिया के कोने कोने पर ये हो हल्ला हो रहा है, लोग परेशान है, छोटी बच्चियों के साथ भी रेप हो रहा है, इंसानियत गिर चुकी है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? इतनी बड़ी गिनती में रेप हो रहे हैं। हाँ जी श्रिया जी। हाँ जी हाँ जी बोलो तो, जी। हाँ जी, तो हाल ही में आप सबको पता ही होगा कि हमारे कोलकाता में आरजी कर हॉस्पिटल का जो केस, जो इंसिडेंट सामने आया है, बहुत ही दिल दहलाने वाली एक हादसा है वो। मुझे यहाँ पे बस जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है, मैं इस केस की बात नहीं कर रही हूँ सिर्फ, बट अभी तक जितने भी केसेस हमारे सामने आए या जो केसेस कभी आए ही नहीं सामने, जो हादसे कभी खुल के सामने आए भी नहीं, उनके लिए भी सबसे पहला जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है हम एजुकेट करते हैं लड़कियों को कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, उनसे बात मत करो। लेकिन कहीं न कहीं हम अपने बेटों को बचपन से वो सिखाना शायद उस हद तक हम नहीं सिखा पाते हैं जो हम लड़कियों को सिखाते हैं। मैं एक गर्ल्स स्कूल से, कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल से मैं पास आउट हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, हमारे गर्ल्स स्कूल था, लेकिन स्कूल बस से आना-जाना था। सेफ्टी तभी भी शायद उतनी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब वहाँ पे जो हमारे बस के ड्राइवर थे, हमारे बस के जो हेल्पर थे, बहुत ऐसे इंसिडेंट्स तभी भी होते थे, लेकिन तब हम लोग इतना डर जाते थे कि बता नहीं सकते किसी को कि क्या हुआ है हमारे साथ, क्योंकि हमको खुद को ही समझ में नहीं आता था कि इसको बोला कैसे जाता है। हाँ जी। मैं 9th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने ज़िंदगी में पहली बार पब्लिक बस लिया था। मेरे को घर में से किसी ने ये सिखा के नहीं भेजा था कि पब्लिक बस में ट्रैवल कैसे किया जाता है। मेरे साथ पहले दिन एक ऐसा हादसा हुआ, मेरे को नहीं समझ में आया कि मेरे को क्या करना होगा, मेरे को चिल्लाना है, मेरे को पास वाले अंकल को बोलना था। मैं तभी शायद 8 या 9 स्टैंडर्ड में थी और जो वहाँ पे खड़े थे, मतलब जिन्होंने ये घिनौना काम मेरे साथ किया, उनको तो शायद उनकी भी खुद की भी मेरी उम्र की बेटी हुई होंगी, लेकिन मैं खुद उनको नहीं देख पा रही थी कि मैं उनको कुछ बोलूँ और बस में बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा।
तो जब जब मेरे को नहीं समझ में आया, मेरा स्कूल भी आने वाला था, तो मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, तो वो आदमी बस से निकल के भाग। एंड वहाँ पे बस में जितने भी सारे लेडीज़ थे, अंकल थे, सारे सबने मेरे को ब्लेम किया ओह! कि हाँ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? वो देख रहे थे, मैं रो रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, मेरे को क्या बोलना है, मेरे को कैसे बोलना होता है, मेरे को नहीं पता है। और आगे से मैं ही ब्लेम हुए जा रही हूँ। एंड यहाँ तक मैं उस दिन जब स्कूल में, उस दिन मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं पेपर नहीं लिख पाई एंड मैं रोए जा रही थी। तो मेरे फ्रेंड्स ने पूछा कि क्या हुआ? लेकिन मेरे को नहीं बताना आता था कि बताना कैसे होता है। हुँ, मैं हुँ। घर आई, मैंने कोशिश की अपनी मम्मी को बताऊँ, पर मेरे से वो भी नहीं हुआ। एंड धीरे-धीरे वो मेरे अंदर वो ट्रॉमा इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना, कि वो मेरे साथ बहुत लॉन्ग रन तक चला। जब अभी मैं देखती हूँ कि वो अवेयरनेस दी जाती है, लोग बोलते हैं सामने आके, तो कहीं न कहीं मुझे भी ये फ़ील होता है कि शायद ये वाली जो पार्ट है ना, अगर मेरे को पहले पता होती कि कैसे रिएक्ट किया जाता है, क्या बोलना होता है, कैसे बोलना होता है। एंड एट द सेम टाइम इसी चीज़ का, यही जो हम दबा लेते हैं, हम डर के मारे, हम शर्म के मारे जो नहीं बोल पाते हैं, इसी का ही फ़ायदा ज़्यादा उठाया जाता है। और ये भी बहुत केसेस सुनने में आता है कि घर में भी ऐसे बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है वो कैसे बोले, क्योंकि ज़्यादातर उनके रिलेटिव ही होते हैं, दूर के कोई नेबर का कोई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बहुत अवेयरनेस, मतलब कहीं न कहीं ये अवेयरनेस भी अभी स्कूलों में गुड टच, बैड टच की अभी हमारे यहाँ पर भी स्कूलों में ये सिखाया जा रहा है। पर सिर्फ़ चीज़ें गुड टच और बैड टच तक नहीं रुकनी चाहिए। चीज़ों को विद टाइम बच्चों को वो भी सिखाना चाहिए कि आवाज़ उठाना है, कैसे उठाना है, किसके पास जाना है। और पेरेंट्स को तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपका बच्चा आके आपको कुछ बोल रहा है, उनको सुनो। ऐसा नहीं हो सकता हमेशा कि किसी को मत बोलना, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, अधिकतर पेरेंट्स समझते भी नहीं कि उनका बच्चा बोलना क्या चाहता है। या तो उनका दोस्त बनिए, उनसे उनको हेल्प करिए, क्योंकि ये जो ट्रॉमा होता है ना, वो ज़िंदगी भर साथ नहीं छूटता है। या ਗੁਰਜੀਤ जी। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨ ਹੈ ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਮਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਆਇਆ ਆ। ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇੱਕ ਅਬਲਾ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ, ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੇਮ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਮ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਗਰਲਸ ਬਟ ਬॉयਜ਼ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਆ
ਕਿ 100 ਦੇ ਅਗਰ 100 ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 57 ਗਰਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਬॉयਜ਼ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਆ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 2,34,000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਰੇਪ ਦੇ। 2,34,000 ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਛੋਟੀ 2,34,000 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੇਪ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। 2,34,000 ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਜ਼ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸ਼੍ਰੇਆ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? तो सबसे मुझे अभी क्योंकि जो इंसिडेंट हमारे साथ अभी जो कोलकाता वाला केस हुआ है, इसके बाद एक तो चीज़ समझ में आएगी। सब तो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है माइंडसेट चेंज करने का, क्योंकि अभी हम लोग जो ये प्रोटेस्ट रैली निकाल रहे हैं, यहाँ पे हर रोज़ हर एक फ्रेटर्निटी का अभी प्रोटेस्ट निकल रहा है, हर रोज़ एवरी सिंगल डे। क्योंकि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। लोग अभी आवाज़ उठा रहे हैं और ये सारे लोग अभी भी जो आवाज़ उठा रहे हैं दे आर नॉट पॉलिटिकल पीपल, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं है, दे आर द नॉर्मल पीपल लाइक अस। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का अभी हर डे जो ये प्रोटेस्ट निकल रहा है, कहीं ना कहीं ये सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर वो न्याय के लिए नहीं है, ये इसलिए भी है कि हमको अपना माइंडसेट भी, मतलब हम सबको अपना माइंडसेट भी चेंज करना होगा। क्योंकि ये हर एक की, मतलब हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में, कि हर कोई अपना पहले तो माइंडसेट चेंज करे। क्योंकि हम तब तक किसी और दूसरे को नहीं बोल सकते अगर हमारे खुद के घर में ही ऐसा कुछ चल रहा है। अभी यहाँ पर जो हमारा ये केस आया है सामने, इसमें पुलिस अपने, मैं अभी ज़्यादा पॉलिटिकल बातों में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन इसमें जब ये इंसिडेंट सबसे पहले सामने आया, विक्टिम की जो पेरेंट्स हैं उनको भी एग्जैक्टली डेथ के ऑलमोस्ट 5-7 आवर्स तक पता ही नहीं था उनकी बेटी को क्या हुआ है, क्योंकि उनको वो देखने ही नहीं, मतलब वो देखने के लिए बोल रहे थे बॉडी को, लेकिन उनको नहीं दिया गया था। तो मतलब अगर मैं बात करूँ सिर्फ लॉ की, जो हमारे अभी इंडिया में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे है, ऐसा भी है कि कुछ चीज़ों में डिसीजन इतने जल्दी बन जाते हैं और यहाँ पे विक्टिम अपना केस लड़ के, जैसे अभी भी हमारा ये वर्डिक्ट आया नहीं, एंड हर कोई इस चीज़ को लेके कोलकाता, क्योंकि अभी कोलकाता बर्निंग, क्योंकि नॉर्मली ये वो टाइम है जहाँ पे लोग फेस्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लोग शॉपिंग, मतलब नॉर्मली ये हर साल जो होता है, बट दिस ईयर सब ने सामने से, मतलब हर एक इंडिविजुअल, मतलब हर एक सिटीजन खुद से उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि पूजा हम तब तक नहीं करेंगे जब तक इस चीज़ का कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं एक जो माइंडसेट चेंज करने की बात आती है वो एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि इतना लंबा हमारा ये सोसाइटी एक नॉर्म बनाता गया है, हम वही सब फॉलो करते गए हैं, एंड
अगर हम चेंज लाने की बात करें तो एक दिन में तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन कहीं न कहीं हमको तो वो फर्स्ट स्टेप लेना है। तो मे बी दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लाइफ। मेरे तो हिसाब से श्रिया जी, मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारी फैमिलीज हैं, जिनके बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, लड़की को एजुकेशन देने के लिए तो हम लोग बहुत बात करेंगे, इधर जाओ उधर मत जाओ, स्कूल से कॉलेज से सीधा घर में आओ, किसी लड़के के साथ बात मत करो। ये ऐसा हम लोग एजुकेशन देते हैं नॉर्मली, ये सब फैमिलीज अपनी लड़कियों को ये ऐसे बात करती हैं। लेकिन लड़कों के लिए मैं नहीं समझता ऐसी उनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि देखो भी, अगर रास्ते में लड़की तुमको कोई मिले, उनके साथ अच्छा बिहेव करना, तुम्हारी सिस्टर है, सिस्टर जैसी उनसे बिहेव करना, कोई गंदा बिहेव नहीं करना। ऐसा कभी ये परिवार वाले उनको कभी ट्रेनिंग नहीं देते हैं। अगर ट्रेनिंग देते हैं तो ऐसा रेप का जो इतनी बड़ी गिनती में हो रहा है, जैसे गुरजीत जी बता रही हैं 1 लाख कितना केस पेंडिंग है, इतना नहीं होता। तो यही मैं एक बात ये भी समझता हूँ, जो परिवार है उनका भी एक बड़ा गलती है। गुरजीत ये बताओ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰੇਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਣ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੱਚੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਫਟੀ ਟਿਪ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਡੂ ਔਰ ਡੋਂਟਸ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਬੈਡ ਟੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਚੰਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੇਫਟੀ ਟਿਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਫੀਮੇਲ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। आई थिंक इन दिल्ली ही सिर्फ 7% है फीमेल पुलिस, ਫੀਮੇਲ ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਫੀਮੇਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 7% ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫੀਮੇਲ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਟਿਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਆ। ठीक है श्रिया जी, जो जितने केस आज तक हुए हैं, उनके जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं और बहुत को जेल से निकाल भी दिया गया, किसी को पनिशमेंट नहीं हुआ। और
गवर्नमेंट ने कोई खास सीरियस एक्शन नहीं लिया उनके ऊपर, तो दूसरे बच्चे जो हैं उनको एक इनकरेजमेंट मिलती है, अभी फलाने ने ये काम किया उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम भी यही करेंगे, हमारे ऊपर कौन सा एक्शन होएगा। और तीसरी बात है, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो अक्यूज्ड होता है उसकी सपोर्ट में आ जाती हैं। कल मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, अभी कितने जो अक्यूज्ड हैं वो जेल से रिलीज कर दिए गए और उनकी सजा बाकी है, अभी वो जेल में गए ही हैं, थोड़ा समय हुआ तो उनको निकाल दिया गया। अगर गवर्नमेंट का ये एटीट्यूड है तो आप क्या समझती हैं, अगर गवर्नमेंट का ऐसा एटीट्यूड है तो उसका कुछ फायदा होएगा रेप के केसेस को रोकने के लिए, या ये केसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे पहले से? तो जैसे नॉर्मली ये जो सारे क्राइम्स होते हैं, खासकर ऐसे वाले, उसमें कहीं न कहीं जो मेन अक्यूज़ होता है, वो कहीं न कहीं या तो मतलब उसके पास पावर होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या किसी भी किसी के साथ वो ऐसा कनेक्टेड है जो पावरफुल है, और ज़्यादातर इसीलिए ये लोग छूट भी जाते हैं। हम बोलते तो हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए सेम है, पर एक्चुअल में जब इंसिडेंट कोई ऐसा होता है, उसके बाद हर हम अलग नज़रिए से देखते हैं, मतलब उनके लिए फिर लॉ अलग बन जाता है। मतलब जितने भी ऐसे केसेस हुए हैं, इसके पहले भी जो हुए हैं, 2004 में यहाँ पे एक केस हुआ था जो कि बहुत लंबा चला, एंड उसके बाद बताया गया कि अक्यूज को फांसी हो गया। वो हमारे यहाँ का लास्ट ऐसा था जो हैंड टिल डेथ वाला केस था। एंड लास्ट तक हमको यही नहीं पता था कि जिसको अक्यूज बताया गया है वो एक्चुअल में अक्यूज है भी या नहीं। भी हो या भी नहीं? सकता है किसी मुस्लिम को भी फांसी मिल गया होगा। या तो इन एवरी केस अगर देखा जाए तो वहाँ पे कोई जैसे नॉर्मली ये जो रेप केसेस ज़्यादातर गैंग रेप होते हैं, उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा एक्यूज रहता है जिसका कोई कनेक्शन होता ही है पावर के साथ, एंड वो हर बार छूट जाता है। और अगर मतलब हमारे लिए जस्ट नॉर्मल सिटीजन के लिए किसी ऐसे को सामने लाया जाता है जो उसमें से या तो नॉर्मल कोई जिसके पास कोई पावर नहीं है, या तो फिर आप बोल लो कि किसी को एक फेस दिखाना होगा तो वो किसी को खरीद लेते हैं कि तुम अक्यूज बन जाओ। तो ऐसे भी अभी हमको ये भी नहीं पता कि अभी हम जिसके लिए लड़ रहे हैं उनके लिए हमको अक्यूज को अभी जो दिखाया जा रहा है कि ये अक्यूज है, वो एक्चुअल में अक्यूज है भी या नहीं। क्योंकि एविडेंस सारे जो है, मतलब जो भी फॉरेंसिक के रिपोर्ट्स होते हैं या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, वो तो अल्टीमेटली उनको भी तो खरीदा जा सकता है। तो या हमको हो नहीं रहा है। पता जो हमारे सामने अभी है वो कितना सच है। या तो कहीं न कहीं हम बोल जब वही मैं बोल रही हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा चेंज होना, इट्स हाई टाइम वो चेंज होना चाहिए। और जो हम बोलते हैं कि मतलब सबके लिए सेम है, इट शुड बी लाइक दैट कि जैसे ही पता चल गया कि वो इस पावर से बिलॉन्ग करता है, वो उसका कोई भतीजा लगता है या भाई लगता है, तो वो नेक्स्ट डे भी जेल से छूट जाता है। वो जस्ट नॉर्मल सिटीज़न के लिए आई वॉश होता है। और ज़्यादातर जो लास्ट जिसको अक्यूज़ बता के जिसको सज़ा हुई जाती है, हमें पता भी नहीं है वो एक्चुअल में अक्यूज़्ड है, इनोसेंट है, क्योंकि हमारे पास उसके लिए कोई ऐसा एविडेंस नहीं होता है। तो हमें तो एग्जैक्टली पिक्चर पता भी नहीं है, हमको जो दिखाया जाता है थ्रू मीडिया, हमको हमको उसी में भरोसा करना पड़ता है। तो इसीलिए जैसे आपने कहा कि बाकियों को इनकरेजमेंट मिलता है, मिल सकता है, बिकॉज ऐसा ही अगर चलता रहा, किसी के पास आज पावर है तो वो तो ये समझ ही लेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये तब तक हम उसको नहीं चेंज कर सकते जब तक सच में लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए इक्वल ना बन जाए, बीट एनीवन, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए सेम होना चाहिए। तो ये एक ठीक चेंज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ਜੀ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੇਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ? ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ?
ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੀਮੇਲ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ, ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਐਨੀਮਲ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਕ ਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਪਣਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਹਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਣਾਈ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। सो या मैंने लगता है कि जिया उस जी, चीज़ आप की कुछ कहना चाहती हैं और कोई बात इस सिलसिले में? हेलो जी, मैं जी के साथ एग्री करती हूँ कि हमें भी खुद क्योंकि हम गवर्नमेंट से तब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑनेस्टली, जैसे मतलब हर चीज़ घर से ही शुरू होती है। बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। किसी के घर में अगर डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है तो वो बच्चा वही देख रहा है कि मेरे पापा मम्मी के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो आगे जाके वो वही लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करता है और फिर बिल्कुल उनके बिल्कुल। बच्चे उनको देख के वही सीखते हैं। तो घर में वो माहौल ऐसा बनाया जाए कि मतलब बच्चे ये ना सीखे कि ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो वो चीज़ों को पॉजिटिव मतलब घर में वो एनवायरनमेंट इनका पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम आज अपना चेंज करेंगे तभी जाके हमारा फ्यूचर चेंज होगा। और क्योंकि सब कुछ हमारा घर से ही पहले शुरुआत होती है, सब चीज़ें एवरीथिंग मतलब हमारा पहला चलना से शुरू होकर हम जो पढ़ते हैं वो भी हम पहले घर से शुरू करते हैं, कहीं बाहर जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले। तो बच्चों के साथ भी सेम ही है, वो हर कुछ जो अपने घर में देखते हैं वो वही अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हम पेरेंट्स को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस बात का कि उनके बच्चे के पास क्या मैसेज जा रहा है, वो हमसे क्या सीख रहे हैं। बच्चों से खुल के बात करना कि वो डर के ना रहे कि उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो इमीडिएटली आके अपनी मम्मी या पापा किसी से वो बात बोल सके। और सब जैसे मैंने पहले भी कहा है कि उस पेरेंट को भी ये बात समझना चाहिए कि वो बच्चा क्या बोल रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, समझ सकती हूँ आज के जनरेशन में जहाँ मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं, बच्चों को उतना टाइम वो नहीं दे सकते हैं, हाउस हेल्प के सहारे छोड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे हाउस हेल्प ने भी उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा कर दिया है एंड ऑल। तो यही सारी चीज़ें यही यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत क्रूशियल टाइम है। एक तो बच्चे को समझ में भी नहीं आता है उसके साथ क्या हो रहा है, तो उस वक्त
कोई अपना अगर ऐसा साथ रहे कि वो बच्चा खुद को सेफ समझे और ये भी सीखे कि कैसे मतलब घर में क्या हो रहा है, तो मैं यही चीज़ मैं बाहर जाके करूँ। अगर मेरी मम्मी पापा घर में ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो शायद यही सही है, मैं भी बाहर जाके वही करूँ। तो पहले वो चीज़ रोक देनी चाहिए अगर कुछ गलत हो रहा है तो। ठीक है जी, आज का जो शो है यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। तो फिर किसी और शो में ऐसी हम लोग बातें करेंगे किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।